बहू ने किया विधवा सास का सौदा। अजी क्या कर रहे हो? आपकी बहू की आज मुंह दिखाई है। आप बहू को कुछ दोगे नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, मैं बहू के लिए सोने के झुमके बनवा कर लाया हूँ, उसकी मुंह दिखाई के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। आपने तो बहुत अच्छा सोचा है बहू के लिए। चलिए अब हम इससे बहू की मुंह दिखाई कर देते हैं। सुप्रिया और मनोज दोनों अपनी बहू की मुंह दिखाई पर उसे सोने के झुमके देते हैं, जिसके बाद सुप्रिया अपनी बहू को उसके कमरे में लेकर जाती है। बहू, ये घर तेरा ही है, इसे अपना ही घर समझ, और हम भी तेरे अपने ही हैं। हमसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, अगर मुझे कोई भी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। सुप्रिया अपनी बहू को उसके कमरे में छोड़कर चली जाती है। उसके जाते ही तरुणा अपने मन में सोचने लगती है, आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। वैसे भी अब मेरी शादी हो गई है तो ये घर मेरा ही है। इस घर से मेरा हक अब कोई भी नहीं हटा सकता। ऐसा कहकर तरुणा तुरंत अपने कमरे का दरवाजा बंद करती है और अपने पर्स से सिगरेट निकालकर पीने लगती है। अरे वाह, शादी के बाद आज मैंने सिगरेट को हाथ लगाया है। इतने दिनों से माँ ने तो मुझे सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाने दिया। अब मैं कम से कम अपने कमरे में आराम से सिगरेट तो पी सकूंगी। तरुणा एक बिगड़ी हुई लड़की थी और उसने केवल पैसों के लालच में ही आकर सागर से शादी की थी। सागर एक बहुत सीधा लड़का था, वहीं तरुणा हद से ज्यादा तेज। शादी के कुछ दिन बाद सागर को हैदराबाद से जॉब का कॉल आता है, जिसके चलते सागर की माँ सुप्रिया उससे कहती है, देख बेटा, ऐसी नौकरी बार बार नहीं मिलती। अगर तुझे ऐसी नौकरी का मौका मिला है तो तू इस मौके को गवा मत और चुपचाप हैदराबाद जाकर अपनी नौकरी कर। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी। माँ, अगर आप कहती हो तो मैं जरूर जाऊंगा और मैं वहाँ से कुछ न कुछ बनकर जरूर निकलूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। एक तरफ सागर फ्लाइट पकड़कर हैदराबाद के लिए निकल जाता है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया अपने पति मनोज और अपनी बहू तरुणा के साथ रहने लगती है। और सागर के जाने के बाद तरुणा अपने रंग दिखाने लगती है। अब सागर जी तो यहाँ पर है नहीं, तो मैं इन बुढ़े बुढ़िया का बोझ क्यों उठाऊं? और वैसे भी ये कौन सा मेरे सगे हैं जो मैं इनकी जिम्मेदारियों को उठाऊंगी? तरुणा मनोज और सुप्रिया के पास जाती है और उनसे कहती है, देखो, मुफ्त की रोटी तो तुमने बहुत खा ली, लेकिन अब बारी है इस मुफ्त की रोटी का कर्ज अदा करने की। तुम दोनों घर के काम करोगे तो तुम्हें खाने को दिया जाएगा, और अगर तुमने काम नहीं किया तो ये सोच लेना कि तुम्हारे लिए अन्न का एक दाना भी नहीं होगा। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है तू? भला हम इस उम्र में घर के काम कैसे करेंगे? तो तेरे लिए क्या 10-12 नौकर लेकर आऊं? देख बुढ़िया, अगर इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, वरना तू मुझे जानती नहीं है, मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। तरुणा घर के सारे काम सुप्रिया से करवाने लगती है, जिसके चलते वह कई दिनों तक उन्हें खाना भी नहीं देती। ना खाने की वजह से बेचारी मनोज की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और एक दिन वह भगवान को प्यारा हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक तरफ मेरा बेटा विदेश में है, दूसरी तरफ मेरा पति भगवान को प्यारा हो गया। अब मैं ये जीवन किसके सहारे बिताऊंगी? अरे ओ बुढ़िया, तेरा अगर ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो लाश को छोड़ दे, इसका अंतिम संस्कार करवाना है। तरुणा अपने ससुर के शरीर का अंतिम संस्कार करवा देती है, जिसके बाद वह बेचारी सुप्रिया के ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार करने लगती है। वह उसे कई कई दिन तक भूखा छोड़ देती और उसे अपनी फटी पुरानी साड़ियां दे देती। एक दिन सुप्रिया काम करते हुए खुद से कहती है, एक दिन जब मेरा बेटा विदेश से वापस घर लौटेगा तो वह सब कुछ पहले की तरह ठीक कर देगा। तुझे क्या लगता है कि तेरा बेटा तुझे बचाने वापस आएगा? अरे लगता है कि तू करण अर्जुन वाली मूवी से कुछ ज्यादा ही देखती है। ऐसा कहकर तरुणा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, जिसके बाद बेचारी सुप्रिया अपने बेटे को याद करते हुए रोती रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तरुणा कुछ शराबी दोस्तों को बुलाकर अपने घर पर जुआ शराब शुरू कर देती है। एक दिन तरुणा अपने सारे पैसे हार जाती है, जिसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचता। क्या हुआ तरुणा बेबी, तुम तो सारा पैसा हार गई हो, अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ये तो होना ही था, क्योंकि जोश में होश जो खो दिया। देखो, बेशक मैं हार गई हूँ, लेकिन मेरे पास सौदा करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। ऐसा कहकर तरुणा अपनी विधवा सास के कमरे में जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बाहर ले आती है। मेरे पास ये है, मैं इनका सौदा करना चाहती हूँ। जो मैं हार चुकी हूँ वो मुझे वापस लौटा दो और इसे अपने साथ ले जाओ। देखने में तो माल कड़क है, वैसे इसका तो मैं 2 गुना ज्यादा पैसा दे सकता हूँ।
अरे भाई ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। चल लौटा दे इसका सारा पैसा और ले चल इस औरत को अपने साथ। बहू बहू देख, तू ये सही नहीं कर रही है। अरे एक बहू होकर तू अपनी ही सास का सौदा कर रही है। देख ऐसा मत कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तेरी माँ जैसी हूँ बहू। अरे जा जा, आई बड़ी माँ बनने वाली। वैसे भी तू मेरे किसी काम की नहीं है। तेरा बोझ उठाने से अच्छा है तुझे इन लोगों को देकर अपना हारा हुआ सारा पैसा वापस ले आऊं। अरे बहू ऐसा अनर्थ मत कर। चंद पैसों के लिए तू मुझे इन लोगों के हवाले कर रही है। अरे जरा औरत होकर एक औरत के बारे में सोच, उसकी इज्जत के बारे में सोच। समाज में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। अरे जब से तू विधवा हुई है तब से समाज ने तेरी इज्जत करना वैसे भी छोड़ दिया है। जा अब तू इन लोगों के साथ जा। चलो अब तुम दोनों मुंह क्या देख रहे हो, ले जाओ इसे। तभी नरेश सुप्रिया को जोर जबरदस्ती करके अपने कंधे पर उठा लेता है, जिसके बाद वह उसे ले जाने लगता है। छोड़ दे कमीने, मुझे छोड़ दे। मेरा बेटा आ गया तो तुम सबकी खाल उधेड़ देगा और तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। सुप्रिया उन गुंडों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह गुंडे उसे घर से बाहर ले आते हैं और जैसे ही वह उसे गाड़ी में डालने वाले होते हैं वहाँ सागर पहुँच जाता है और अपनी माँ को बचाने के लिए उन गुंडों को मारना शुरू करता है। मार बेटा मार, ये गुंडे तेरी माँ को पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। छोड़ना मत सागर, इनमें से एक को भी मत छोड़ना। अपनी माँ की बात सुनते ही सागर उन्हें खूब मारता है और खूब पीटता है, जिसके बाद सागर एक रस्सी से उन दोनों को बांध देता है और अपनी माँ के पास आकर उनसे कहता है, माँ आप ठीक तो हो ना? आपकी ये हालत कैसे हुई? सुप्रिया अपने साथ हुए सभी अत्याचारों के बारे में सागर को बताती है, जिसे सुनते ही सागर का खून खौलने लगता है और वह तुरंत अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे घर में लेकर आता है और जोर से चिल्लाने लगता है, तरुणा तरुणा कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ। सागर की आवाज सुनते ही तरुणा बाहर आती है और उसे देखते ही घबरा जाती है। अरे आप आ गए? आपने आने से पहले मुझे बताया भी नहीं कि आप आ रहे हो। आया तो मैं अपनी फैमिली को सरप्राइज देने के लिए था, लेकिन यहाँ आते ही मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम तो आस्तीन का सांप निकली। मेरे पिताजी की मौत का कारण भी तुम हो और आज तुमने मेरी माँ का सौदा करके हद ही पार कर दी। यह सुनते ही तरुणा रोने लगती है और सागर से कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे इन मगरमच्छ जैसे आंसुओं से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। बस पुलिस आती ही होगी, अब तुम जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसना। सागर इतना कहता ही है कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद सागर तरुणा को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस तरुणा को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है और उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनवाती है, जिसके बाद से सागर अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखता है और हमेशा उसके पास ही रहता है। अब सुप्रिया अपने बेटे सागर के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सास लाई बहू की बहन सौतन। पूरे घर में शहनाई की धूमधाम थी। वहीं आंखों से आंसू बहती हुई वह बेबस बहू अपने पति अनुराग की तस्वीर को सीने से सटाए सिसक रही थी। ये शहनाई की गूंज मेरे सीने पर सांप बनकर लौट रही है। आखिर कैसे बांटूंगी मैं अपना सुहाग अपनी सौतन से? अब तक मुझे तो ये तक नहीं पता कि आखिर वो है कौन। गीत के मन में अनुराग से दूर जाने की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। थोड़ी ही देर में बारात दुल्हन को लिए घर लौट आती है और गीत की मॉडर्न सास मेनका कहती है, अरे ओ मेरी गवार बहू गीत, कहाँ है तू? चल नीचे आ। जी माँ जी। अचानक गीत की नजर दहलीज पर घूंघट में खड़ी दुल्हन पर जाती है। तभी मेनका आरती की थाली गीत को थमाते हुए कहती है, चलो मेरी गवार बहू रानी, स्वैग के साथ अपनी मॉडर्न सौतन का स्वागत करो। बेबस बहू नम आंखों से अपनी सौतन का स्वागत करती है। तभी घूंघट से आवाज आती है, गीत ठहरो, अपनी सौतन को देखना नहीं चाहोगी? ये आवाज तो जानी पहचानी है। जैसे ही दुल्हन अपना घूंघट उठाती है गीत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गौरजा, तुम मेरी खुद की बहन, मेरी सौतन बन गई। माँ जी, इतनी बड़ी बात आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मेरी सगी बहन मेरे ससुराल वालों के साजिश में सहभागी थी। इतना बड़ा धोखा। बंद कर अपना ये मेलो ड्रामा। ऐसा ही एक धोखा तूने अपने बाप के साथ मिलकर हमारे साथ किया था, याद है ना? आखिर क्यों मेनका ने अपनी बहू के छोटी बहन को उसकी सौतन बना दिया? ये जानने के लिए हम 6 माह पीछे के पन्नों को पलटना होगा। बलवीर की 2 बेटियां हैं, गीत और गौरजा। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां सादगी गीत को पसंद है और पहरावा था, वहीं गौरजा नए दौर की दबंग ख्यालातों में मलंग रहने वाली लड़की थी। उसकी हरकतों से उसका पिता बलवीर बेहद परेशान हो चुका था। एक रात, गौरजा,
ये कोई वक्त है घर आने का? मैं कितना इग्नोर कर रहा हूँ तुम्हारी बेशर्मी उतनी ही बढ़ती जा रही है। खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ये सुनकर नशे में धुत गौरजा आंखें बड़ी करके जमीन में ताकती है। टेक अ चिल पिल पॉप्स, आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं है। गुड नाइट। शांत हो जाइए बाबूजी, गौरजा अभी होश में नहीं है। सूरज की किरण फटते ही गौरजा का पिता उसके कमरे में आता है। गौरजा, ये तस्वीरें देखो। मैं तुम्हारी मनमानियां और नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब तुम्हारी शादी होगी। But daddy, I like to someone. अनुराग नाम है उसका। ठीक है, कल उसे घर बुलाओ। अगले दिन अनुराग अपनी माँ मेनका के साथ उनके घर आती है। I like it, मिस्टर बलवीर। आपकी गौरजा एकदम मेरे जैसी मॉडर्न है। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए। ठीक है बहन जी। I am not बहन जी, कॉल मी मेनका। दोनों की शादी तय हो जाती है और शादी का दिन आता है। गीत बेटी, गौरजा को ले आओ। जी बाबूजी। जैसे ही गीत कमरे में आती है तो वह टेबल पर एक नोट लिखा होता है। बाबूजी, बाबूजी। क्या हुआ गीत? बाबूजी, गौरजा शादी से भाग गई है। ये सुनकर बलवीर अपना माथा पकड़कर कहता है, हे भगवान, बारात दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। अब कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा मैं मेनका जी के पास? बाबूजी, मैं आपकी नामधराई नहीं होने दूंगी। मैं करूंगी अनुराग से शादी। माँ जी, द्वेष में आकर आपने मुझ बेचारी बहू की बहन को मेरी सौतन बना दिया। गौरजा को शादी का बंधन बोझ लग रहा था, इसलिए वह दोनों दहलीजों की इज्जत रौंद कर भाग गई थी। इसलिए मजबूरन मुझे आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाना पड़ा, वरना ये जिल्लत भरी जिंदगी मैं नहीं जीती। अनुराग, तू इस गवार की चिकनी चुपड़ी गुत्थी में मत उलझना, ये बहुत चतुर चालाक है। अनुराग, कहाँ खो गए? चलो। गौरजा उसकी बाह थाम कर उसे कमरे में ले जाती है। तभी मेनका कहती है, मेरी गवार बहू, तुझे क्या इनविटेशन कार्ड दूं जाकर? जल्दी से मेरे बेटे बहू का बेडरूम सजा। गीत फूलों की टोकरी लेकर कमरे में आकर कमरा सजाते हुए फूट फूट कर रोते हुए कहती है, हे भगवान, कैसी अभागन सुहागन हूँ मैं, जो ना चाहते हुए भी अपनी ही सौतन की सेज सजा रही हूँ। विधि लिखने वाले विधाता, मेरे साथ ये खेल क्यों? कैसे बांटूं मैं अपनी ही बहन के साथ अपना सिंदूर? अचानक गौरजा और अनुराग वहाँ आते हैं और गौरजा कहती है, अरे ओ मेरी सौतन, ये रोना धोना क्या लगा रखा है? जाओ यहाँ से। सौतन की फटकार सुनकर बेचारी बहू भीगी आंखों के साथ बाहर निकल जाती है। तभी गौरजा अनुराग के करीब आती है और अनुराग कहता है, पता नहीं क्यों गीत की आंखों में एक गहरी सच्चाई है। कहीं गौरजा का मेरे जीवन में वापस आने के पीछे कोई मकसद तो नहीं? अनुराग, कहाँ खो गए हो तुम? लीव मी गौरजा, मुझे नींद आ रही है। अनुराग बहानेबाजी करके सो जाता है। अगली सुबह, गुड मॉर्निंग सासू मॉम। गुड मॉर्निंग बहू, किचन में क्यों जा रही हो? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन है ना, तुम बस अपनी बॉडी पर फोकस करो। अरे ओ मेरी रिजेक्टेड बहू, जल्दी से यहाँ। जी माँ जी, जल्दी से मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना लाओ। बहू, तुम भी इस बाई को ऑर्डर दे दो। लिप्टन ग्रीन टी। कुछ देर बाद, ये लीजिए माँ जी, गौरजा तुम भी ले लो। जैसे ही गौरजा एक घूंट पीती है, गीत को नीचा दिखाते हुए कहती है, याक, ये क्या बनाया है? मैंने तो एकदम वैसे ही ग्रीन टी बनाया है जो तुम हमेशा से पीती आई हो। फिर जानबूझकर माँ जी के सामने बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? मैं तुम्हारे बुरे मंसूबों को बखूबी समझती हूँ, बूझती हूँ, क्योंकि सौतन से पहले हमारे बीच सगी बहनों का नाता है। गुस्से से तिलमिलाई गौरजा गीत को जोरदार चांटा मारकर उस पर चिल्ला पड़ती है, हाउ डेयर यू गीत! अनुराग भले ही प्रेजेंट में तुम्हारा पति बन गया, मगर पास्ट में वो मेरा प्यार था, और जो मेरा है वो गीत का हो जाए ये मुझे गवारा नहीं, समझी तुम? चाहे वो सामान हो या इंसान। गीत के साथ बढ़ती बदसलूकी और जुल्म जख्म बनकर अनुराग के मन में घाव की तरह उभर रहे थे। समय बीत रहा था। एक रात अनुराग सोच में डूबा हुआ था। तभी गौरजा के फोन पर निवान नाम के एक शख्स का फोन आता है। इतनी रात को कौन हो सकता है? अनुराग झट से कॉल उठाता है। तभी नवीन की बात सुनकर अनुराग गुस्से से झुंझला उठता है। हे गौरजा डार्लिंग, मेरी बात गौर से सुनो। जितना जल्दी हो सके अपने सो कॉल्ड सास और पति से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा लो, फिर हम दोनों सारा पैसा लेकर दूर निकल जाएंगे। अनुराग बल की बजाय बुद्धि का इस्तेमाल करके कॉल रिकॉर्ड करता है और अगली सुबह गौरजा का भांडा फूट जाता है, जिसे सुनकर मेनका उसे थप्पड़ मारती हुई कहती है, हाउ डेयर यू!
तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हें चीट किया। अब पता चला कि तुम वापस मेरे बेटे के प्यार के लिए नहीं बल्कि प्रॉपर्टी के लिए आई थी। ग्रेट, अब तुम्हें सच पता चल गया है तो वही सही। अगर मेरा बाप मुझे पैसे दे देता तो मुझे ये सो कॉल्ड शादी नहीं करनी पड़ती। अरे घर से भागकर ऐसी कौन सी भूल कर दी मैंने कि मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया। तब मुझे अनुराग याद आया और मैंने 6 महीने बाद भी जब इसे अपने प्यार में पागल देखा तो मैं अपनी बहन की सौतन बन गई, सिर्फ पैसे के लिए। ये जानकर गीत उसे एक थप्पड़ मारती हुई कहती है, चंद पैसे के लिए तूने शादी के पवित्र रिश्ते को दाग दाग कर दिया। जिस दिन तुझे इस मंगलसूत्र की मोतियों का मोल पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी गौरजा। देर तो हो गई है बहू, गौरजा को गिरफ्तार करने में। गीत, अपने पति को माफ कर दो। मैं ये भूल गया था कि एक भली पत्नी का मोल मूंगों से बढ़कर होता है। बावजूद इसके मैं गलत राह का मुसाफिर बन गया था। अनुराग जी, ऐसा करके आप मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। गौरजा को उसके किए की सजा में सलाखें नसीब होती हैं और वहीं अब मॉडर्न मेनका को भी बहू का मोल समझ आ जाता है। आज उस बेबस बहू को उसके पति का हक और प्यार मिल चुका है। सर्दी के कहर में सास पर बहू का अत्याचार। जब देखो यहाँ से वहाँ घूमती रहती हैं। अरे इन्हें तो कोई काम भी नहीं दिखाई देता। इतनी सर्दी है और मुझे इतनी सर्दी में इन्हें अब ढूंढ कर लाना होगा। रूपा अपनी जैकेट पहनकर कमरे से बाहर निकलती है और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, माँ जी, माँ जी। अरे कहाँ पर हो आप? सुबह से ये टाइम हो गया, अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया गया तुमसे। अरे अभी तक सो रही हो क्या? तभी बेचारी शकुंतला ठंड में कांपते हुए रूपा के पास आती है और उससे कहती है, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बस दवाई खाकर आराम कर रही थी। ओहो, देखो तो जरा महारानी के कितने बहाने हैं। अरे जब देखो दवाई खाती रहती हो, जब देखो आराम करती रहती हो। कभी थोड़ा काम भी कर लिया करो। बहू, घर के सारे काम तो मैं ही करती हूँ। हाँ हाँ, तो कौन सा मुझ पर कोई एहसान करती हूँ। जाओ रसोई में देखो कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो चुके हैं, जाकर उन्हें धो लो और मेरे लिए नाश्ता भी बना देना। ठीक है बहू, धो लेती हूँ, लेकिन मुझे पानी गर्म करने वाली रॉड दे दे ताकि मैं गर्म पानी करके बर्तन धो लूं। पानी बहुत ठंडा है, मेरे हाथ सुन्न हो जाते हैं ठंडे पानी में। अच्छा, तो अब गर्म पानी से तुम्हें बर्तन धोने हैं? अरे बिजली का बिल तुम भरती हो क्या? वो कौन भरेगा? देखो मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सारा पैसा बिजली के बिल में लगा दूं। चुपचाप जाकर ठंडे पानी से ही बर्तन धो लो। बेचारी शकुंतला चुपचाप जाकर ठंडे पानी से ही बर्तन धोने लगती है। ठंडे पानी में बर्तन धोने की वजह से उसका पूरा शरीर गर्म हो जाता है और उसे बुखार चढ़ जाता है, जिसके बाद वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और अपने बेटे को याद करने लगती है। बेटा कहाँ है तू? मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। जब से तू विदेश गया है तू तो अपनी माँ को भूल ही गया है। आज अगर तू यहाँ होता तो तेरी माँ के ऊपर इतना अत्याचार ना होता बेटा। बेचारी शकुंतला अपने बेटे की तस्वीर को देखकर रोने लगती है, जिसके बाद वो रोते हुए रूपा के पास जाती है और उससे कहती है, बहू, कई महीने हो गए हैं मुझे अपने बेटे से बात किए हुए। एक कॉल लगाकर मेरी बात मेरे बेटे से करवा दे। क्या कहा? तुम्हें तुम्हारे बेटे से बात करनी है? अरे वो क्या वहाँ पर फालतू में बैठे हैं जो तुमसे बात करेंगे? अरे 2 रोटी चुपचाप खाई नहीं जा रही क्या तुमसे इस घर के अंदर? रूपा फिर से अपनी सास को जली कटी बातें सुनाती है, जिसके बाद बेचारी शकुंतला चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम होते होते रूपा अपने कमरे में रजाई के अंदर घुसकर शकुंतला को आवाज लगाने लगती है, माँ जी, माँ जी, अरे कहाँ हो आप? जरा यहाँ आओ मेरे कमरे में। रूपा की एक आवाज पर बेचारी शकुंतला बुखार में भी दौड़ती हुई रूपा के कमरे में आ जाती। हाँ बहू, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अरे परेशानी क्या होनी है, शाम हो गई है, क्या तुम्हें अभी तक खाना बनाने की सूझबूझ नहीं आई है? बहू, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तभी रूपा गुस्से से उठती है और अपनी सास के बाल पकड़ लेती है। देख बुढ़िया, अगर तुझे इस घर के अंदर रहना है तो इस घर के काम भी तुझे ही करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुझे घर से लात मार कर भगा दूंगी। फिर ठंड में इधर उधर सड़क पर पड़ी रहना। अरे मर भी गई तो कुत्ते भी तुझे नहीं पूछेंगे। ये सुनने के बाद बेचारी शकुंतला रोने लगती है और रोते हुए बुखार में भी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही रूपा रसोई में आती है वो अपनी सास को बेहोश देखकर खुद से कहती है, हे भगवान, कहीं ये बुढ़िया मर तो नहीं गई? मेरे पास तो इसके कफन के लिए भी पैसे नहीं है, क्या करूं अब इसका? रूपा सर्दी में बेचारी शकुंतला को उठाकर अपनी कार में डाल देती है, जिसके बाद वो उसे एक सरकारी हॉस्पिटल के बाहर ले जाकर छोड़ देती है। रात भर बेचारी शकुंतला बुखार में वहीं तड़प रही होती है। तभी एक आदमी की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वे उसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा देते हैं।
जिसके बाद डॉक्टर शकुंतला का चेकअप करते हैं और उस आदमी से कहते हैं, अच्छा हुआ आप सही समय पर इस बूढ़ी औरत को यहाँ पर ले आई, नहीं तो इस बुखार के चलते इस बेचारी की तो मृत्यु ही हो जाती। फिलहाल तो पेशेंट खतरे से बाहर है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता नहीं कौन है, कैसी है, इस बेचारी का कोई इस दुनिया में है ही या नहीं। अब तो इसके होश आने पर ही पता चलेगा। बेचारा वो आदमी हॉस्पिटल की फीस भरकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद जब शकुंतला को होश आ जाता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के अंदर देखती है। अरे मुझे यहाँ कौन लेकर आया? शकुंतला सबसे पूछती है लेकिन उसे कोई नहीं बताता, जिसके बाद शकुंतला अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैं तो खाना बना रही थी। अगर मैंने समय से खाना नहीं बनाया तो रूपा मुझे घर से निकाल देगी। ऐसा सोचकर बेचारी शकुंतला ठंड में ठिठुरते हुए वापस अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ही रूपा उसे देखती है वो गुस्से से उससे कहती है, आ गई महारानी। अरे कल रात कहाँ चली गई थी? शकुंतला को कुछ भी याद नहीं होता, जिसके बाद वो अपनी बहू से कहती है, बहू मुझे नहीं पता मैं यहाँ से हॉस्पिटल कैसे पहुँची, मुझे माफ कर दे, मैं अभी खाना बना देती हूँ। अरे खाना वाना मैंने सब बना लिया, एक काम करो, जाओ रसोई में जाकर बर्तन धो लो। बेचारी शकुंतला चुपचाप जाकर बर्तन धोने लगती है। शकुंतला के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी बहू के इतने अत्याचारों को सहन कर रही थी। वो सिर्फ एक ही उम्मीद में थी, मेरा बेटा विक्रम जब आएगा तो सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा सोचकर वो रोज रोज जी रही थी और हर रोज अपने बेटे के आने का इंतजार करती रहती थी। वहीं दूसरी तरफ जब भी वो अपनी बहू रूपा से अपने बेटे से बात करने के लिए कहती तो रूपा उसकी बात भी नहीं कर पाया करती थी। एक दिन बहुत तेज ठंड होती है और इतनी ठंड में हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। उसी समय रूपा अपनी सास शकुंतला से कहती है, अरे माँ जी देखो, सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, जाओ सबसे पहले कपड़े धो लो, नहीं तो बारिश तेज हो जाएगी। लेकिन बहू, मैं बारिश में कपड़े कैसे धोऊंगी? अगर बारिश में कपड़े धोऊंगी तो मैं पूरी भीग जाऊंगी और मुझे सर्दी लग जाएगी। जब देखो काम चोरी करती रहती हो। अगर अभी के अभी कपड़े धोने नहीं गई तो मैं तुम्हारा सारा सामान बांधकर तुम्हें यहाँ से रफा दफा कर दूंगी। ना चाहते हुए भी शकुंतला को ठंड में आंगन में बैठकर कपड़े धोने पड़ते हैं। हल्की हल्की बूंदें शकुंतला के ऊपर पड़ रही थीं। बेचारी इतनी ठंड में कपड़े धोते धोते सुन्न पड़ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद रूपा उसे बेहोश देख अपने आप से कहती है, ये लो जी, ये तो फिर से बेहोश हो गई। एक काम करती हूँ, आज तो इसका कल्याण ही कर देती हूँ। आज तो मैं इस बुढ़िया को जिंदा ही दफना दूंगी। रूपा देखते ही देखते वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देती है, जिसके बाद वो अपनी जिंदा सास को उसमें दफनाने जा ही रही होती है कि तभी वहां शकुंतला का बेटा विक्रम आ जाता है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। रुक जाओ, ये तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रही हो? विक्रम शकुंतला को जैसे ही देखता है शकुंतला की सांसें चल रही होती हैं, जिसके बाद वो गुस्से से रूपा को एक जोरदार तमाचा मारता है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को जिंदा दफनाने की? विक्रम तुरंत अपनी माँ को घर के अंदर लेकर जाता है और उन्हें बिस्तर पर लिटा देता है, जिसके बाद वो किसी तरह अपनी माँ को होश में लाता है। जैसे ही शकुंतला होश में आती है वो अपने बेटे को अपनी बहू की सारी करतूतें बताती है, जिसे सुनने के बाद विक्रम अपनी पत्नी के खिलाफ कंप्लेन लिखवा देता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है और वो अपनी पत्नी रूपा से तलाक भी ले लेता है। उस दिन के बाद से विक्रम अपनी मां शकुंतला का अच्छे से ख्याल रखता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।